अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट फेब जट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, जिसमें आजकल कौमी टीम श्रीलंका में मौजूद है और ये साल इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा जब एशिया कप होगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान को रवां साल वर्ल्ड कप भी खेलना है। इस दोनों अहम इवेंट में पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और पाकिस्तान में कई मरतबा सिलेक्शन कमेटियों में रहे, 2 मरतबा चीफ सेलेक्टर भी रहे। इकबाल भाई, आपको वेलकम करूंगा शो में। और पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप जैसा लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान को लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं मिल रहा? क्या हमारे पास ये टैलेंट ख़त्म हो गया या हमने स्पिन के शोबे में इस टैलेंट को आगे बढ़ने ही नहीं दिया? शुएब, पता क्या है, क्योंकि 90s के बाद से ना वो गेम में इनोवेशन बहुत ज़्यादा हो गया। वनडे बहुत ज़्यादा खेले जाने लगे, T20 बहुत ज़्यादा खेले जाने लगी। टेस्ट मैच जो था आहिस्ता आहिस्ता उसका व्यूअरशिप और उसकी जो जो खेलने का अंदाज़ था वो भी बदलता चला गया। तो अब कंसंट्रेशन बोर्ड की और सेलेक्टरों की इस बुनियाद पे हो गई कि भाई ये T20 का मैच है, इसकी सक्सेस पे ध्यान दो, या वनडे की ट्रॉफी जो चैंपियंस ट्रॉफी है इस पे ध्यान दो। वो टेस्ट मैच का जो है ना वो कह रहा है यार वो कर लेंगे, उसको उन्होंने प्रायोरिटी में सेकेंडरी पोजीशन में चला गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आता था ऊपर, उसको ये फिक्र लग जाती थी कि यार मैं रन बचाऊं, मैं वो, ताकि मेरा ऊपर चांस लगे। टेस्ट में तो कभी एक सीरीज़ हो गई, 2 सीरीज़ हो गई, उसके बाद मौका नहीं मिलता। तो उससे क्या हुआ कि जो प्लेयर अच्छे बॉलर भी आए, जो असगर आया था एक, आपको याद होगा, जफ़र गौर जफ़र आया, ये ऐसे बहुत सारे बीच में आए प्ले बॉलर। ऐसे मुझे लगता था कि यार ये लड़के जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर कर लेंगे, अच्छा कम है। मगर वो क्योंकि वो वनडे में उनको मौका चाहिए था या उनको यूटिलाइज कर लिया, उसका जो जो नेचुरल बॉलिंग जो उसकी जो थी लंबे मैचेस के लिए, वो इफ़ेक्ट कर गई। वो उसको ध्यान किसी ने नहीं दिया कि उसको सेपरेट कर लेते, उसको नहीं इस्तेमाल करते, उसको छोड़ देते, आप ऑलराउंडर ले लेते, ज़्यादा बेहतर था। अब प्योर बॉलर जो लेफ्ट आर्म असगर था या जफर गौहर था या इस टाइप के बॉलर जो थे वो ज़ाया हो गए उसके बहुत सारे। इकबाल भाई, बेंगलोर टेस्ट की विक्ट्री तो सबको याद है, लेकिन बहुत सारे लोग शायद ना जानते हैं और बहुत सारे जानते भी हों कि पाकिस्तान ने 2 जूनियर वर्ल्ड कप जीते। 2000 चाहे सरफराज अहमद की कप्तानी में जीता, चाहे खालिद लतीफ़ की कप्तानी में जीता, दोनों मरतबा आप सिलेक्टर थे, तो आपका इनपुट था। कितना इस पर सेटिस्फेक्शन होती है आपको कि मैंने खुद भी सर्व किया और मैंने फ्यूचर के स्टार भी पाकिस्तान को दिए? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि मैंने सिलेक्शन कमेटी में जो भी मेरे साथ काम करने वाले थे, जब मैं चीफ सेलेक्टर बना, तो मैंने उनसे उनको उनकी तरबियत भी बहुत की मैंने। उस तरबियत इस लिहाज से कि हम पाकिस्तान की टीम बनाने बैठे हुए हैं, हम कोई किसी एक इलाके की, किसी एक सूबे की टीम नहीं बना रहे। फिर दूसरी बात ये कि टीम बनाते हुए आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि देखिए, मेरिट जो है ना, सब कहते हैं मेरिट मेरिट मेरिट। मेरिट की डेफिनेशन 2 तरह से है। वो आपके व्यूअर्स के लिए भी कह दूँ और सबके लिए भी कह दूँ कि एक होती है क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटी। 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो फिर कहीं जाके उसका एक इम्पैक्ट आता है मेरिट का। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वांटिटी पे जाएंगे कि एक आदमी ने 60 विकेट ले लिए हैं तो आप उसको, उसका मेरिट तो बन गया, क्वांटिटी वाइज तो मेरिट बन गया, मगर क्वालिटी वाइज उसकी पोजीशन नहीं बनती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको कहाँ लेके जाना है, उसको भी आप छोड़ेंगे तो नहीं, उसका परफॉर्मेंस को तो नहीं आप ख़त्म कर सकते। तो हम, मेरी पूरी कोशिश ये होती थी कि जितने भी बच्चे जो परफॉर्मर हों, वो चाहे क्वांटिटी में नंबर 1 पे हों या क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हो, तो उन सबको ज़ाया नहीं होना चाहिए। उनको सामने रख के उसमें से फिर आप चुनते रहे। तो वो चीज़ें सब आपको सामने रखनी चाहिए सिलेक्शन करते हुए। सिर्फ ओनली क्वालिटी पे नहीं जाए या ओनली क्वांटिटी पे नहीं जाए। आप जब चीफ सेलेक्टर थे, आप कंप्रोमाइज़ करते थे या अपनी अथॉरिटी को मनवाते थे? मेरा ये स्टाइल नहीं है। मैं मशावरा ज़रूर करता हूँ ओके। और हद्दुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि मेरी बात को, अगर, क्योंकि मैं मेरे जो सिलेक्शन का स्टाइल होता है वो ये होता है कि इस बुनियाद पे नहीं सेलेक्ट करना है कि यार ये XYZ बहुत बड़ा प्लेयर है तो इसको तो टीम में जाना ही चाहिए।
मैं इस बुनियाद पे करता हूँ कि नहीं, अगर हम श्रीलंका जा रहे हैं तो श्रीलंका की कंडीशन, श्रीलंका की टीम की अपोजिशन को देखें और उसके हिसाब से अगर 3 स्पिनर चाहिए तो हमको एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 का 4 फास्ट बॉलर ले जाके हमको कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऑलराउंडर ले लें आप उसका इस्तेमाल कर लें। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो आपको 4 नहीं 5 चाहिए होंगे फास्ट बॉलर, तो आप फिर ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा स्पिनर लेके जाएँ या एक्स्ट्रा एक, तो आप बेस्ड ऑन नीड के ऊपर चलें। क्या ये दुरुस्त है कि जब आप चीफ सेलेक्टर थे, आप शाहिद अफरीदी को भेजना चाहते थे और इंजमामुल हक उनको नहीं लेना चाहते थे, तो आपकी उनसे भी कोई जो है थोड़ी सी तलखी हो गई थी? शाहिद अफरीदी को, ये कमाल की बात है कि शाहिद अफरीदी को टीम से ड्रॉप भी मैंने किया है। ड्रॉप भी मैंने किया, जब उसकी फॉर्म नहीं थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी तो हमने ड्रॉप कर दिया। जब उसकी ज़रूरत थी तो आप बिलीव करें, वसीम बारी चेयरमैन थे उस वक्त, मैं मेंबर था। हमने अपनी हॉलैंड टीम जा रही थी, मैंने टीम हमने फाइनल कर दी थी। टीम के नमाज का वक्त था, जुमे का दिन था, हम नमाज़ पढ़ने चले गए। नमाज़ पढ़ते के फ़ौरन बाद ही मेरे दिमाग में पता नहीं बात आई कि यार हॉलैंड में तो विकेट का तो पता ही नहीं होगा, ना कोई रेगुलर क्रिकेट होती है ना कुछ होती है, वहाँ तो अनइवन विकेटें बनेंगी। तो हमारे पास तो अगर ऐसा बॉलर कोई है जो गेंद को उसका गेंद किक करता हो, तो हम तो बड़ी बड़ी टीम को वो संभाल ही नहीं पाएंगे कोई वो। तो फिर मैंने आके उसको बारी साहब से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़, और पूरी सिलेक्शन कमेटी से रिक्वेस्ट की कि आप इसको रिव्यू करें। रिव्यू किया और हमने शाहिद आफरीदी को डाला, जिसमें इंजमाम को रिजर्वेशन थी। तो फिर शहरयार साहब से बात की गई और नहीं, उनको इंजमाम ने समझाया आपको गया। कोई कहा भी था, बताएं ना? इंजमामुल नहीं, हक ने? इंजमाम साहब को तो वसीम बारी ने उनको इन्फॉर्म किया था कि हम इसको लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी टीम में उसकी जगह नहीं बनती है। तो उन्होंने कहा ये सिलेक्शन कमेटी ने, मेरी सिलेक्शन कमेटी ने ये डिसाइड कर लिया है, तो ये तो जाएगा भैया, जो हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि हमने बड़ी सोच समझ के किया है। और उसके बाद फिर हमने चेयरमैन साहब को भी नहीं, उन्होंने तो इतला उसमें की। इंजमामुल हक ने ये कहा कि आप भेज दें, मैं खिलाऊंगा नहीं, ऐसी नहीं, बात हुई थी? इस पे कोई इंतजाम से टेलीफोन पे तो नहीं कोई ऐसी बात अच्छा है। अच्छा। किसी उसको इन्फॉर्म किया था तो उसने अपनी रिजर्वेशन शो की, उसको फिर हमने शहरयार साहब से बात कर दी। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए जिसमें मिसबा था या मैं आ रहा तो हूँ, मैं उसी उसमें तरफ आ ये रहा था हूँ। कि अच्छा, सॉरी, मैं जी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। दूसरा इंसिडेंट मैं शाहिद अफरीदी का पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप उस टाइम भी चीफ सेलेक्टर थे। जनूबी अफ्रीका में टीम थी, मिसबाहुल हक कप्तान थे गालिबन। आपने यहाँ से शाहिद अफरीदी को भी टीम में इंडक्ट किया, तो मिसबा भी नहीं खिलाना चाहते थे? मिसबा जो थे उनका रिजर्वेशन था कि शाहिद अफरीदी को अभी हमने एक सीरीज़ पहले निकाला है, फिर हम कैसे इनको किस बुनियाद पे वापस लेके आ रहे हैं, ना कोई वो हुआ है। मैंने कहा आई एग्री, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मेरी राय ये है कि ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा कि अगर आप उसको ले जाएंगे, क्योंकि इसका जो गेंद करने का अंदाज़ा है, इसका जो हमारी जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक इसने वहाँ पर परफॉर्म करना ही करना है। तो उन्होंने कहा कि जी हो सकता है मैं ना खिलाऊँ। मैंने कहा भाई ये कोई बात नहीं है, आपकी इख्तियारात हैं। 11 में तो मैं यहाँ पे मुदाखलत नहीं कर सकता, 16 में मेरा इख्तियार, मेरे अपने हिसाब से मेरी कमेटी पूरी इस बात पे यूनानिमसली एग्रीड है कि इसको जाना चाहिए। तो तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप अपना वो इस्तेमाल करें। तो वो जो थोड़ा सा एक होता है ना कि ज़रा टेस्ट ख़राब हो जाता है आदमी का, तो वो उनको नहीं पसंद आई होगी बात, मगर उन्होंने जाते ही खिलाया। भाई अगर ऐसी बात थी तो, अगर वो उनकी नाराज़गी थी तो उनको नहीं खिलाना चाहिए था। सही। मगर वो भी पाकिस्तान के ही कप्तान थे ना, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा खिलाया। उनको मैच जीत के उसने दे दिया, 7 आउट कर दिए, 84 रन्स कर दिए। तो ये जो हमारी और उनकी जीत है, पाकिस्तान की जीत है ना यार, इसमें कोई बड़ा छोटा थोड़ी हो जाता है। अच्छा, मिसबाहुल हक T20 के कप्तान थे, उन्हें आपने T20 की कप्तानी से हटाया और फिर मोहम्मद हफीज़ को कप्तान बना लिया। वो कैसा फैसला था? वो ऐसा था कि जब मुझे चीफ सेलेक्टर बनाया, तो उस वक्त ये जो आपके T20 के और वनडे के और टेस्ट मैचेस के फॉर्मेट जो थे ना, बहुत टूर्नामेंट के चल रहे थे। तो डिसाइड ये हुआ था कि इन प्रिंसिपल मैंने ज़का साहब से भी बात की और सुमान से भी बात की। मैंने कहा भाई अगर आपको ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, आप क्या चाहते हो कि पाकिस्तान का बेस बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? अगर बड़ा करेंगे तो आपको हर फॉर्मेट के लिए एक अलग टीम बनानी चाहिए। ठीक है, ये मेरी सजेशन है।
और आप कहते हैं नहीं यार हम चाहते हैं कि जैसा चल रहा है ऐसे चलाओ, तो फिर एक ही टीम बनाएंगे, उसमें हम एडजस्ट करेंगे। तो मैसेज मुझे दिया गया कि जी नहीं, आप 3 फॉर्मेट की टीमें बनाएं। और उसमें फिर उनको कहा, मैंने कहा देखिए इस फॉर्मेट के अंदर मिसबा की T20 में जगह नहीं, उसको वनडे और टेस्ट मैच के कप्तानी करें, इसमें हफीज़ को दे दें, क्योंकि अब T20 को आप सेपरेट करेंगे। जब आप सेपरेट करें तो फिर देन यू हैव टू डील विद इट, कि उसको ऐसे ही करना जो जैसे उसकी ज़रूरत है। इकबाल भाई, आपने इंज़मामुल हक के साथ काम किया, मतलब वो कप्तान, आप सिलेक्टर। आपने शाहिद अफरीदी के साथ किया, मोहम्मद हफीज़ के साथ किया, मिसबाहुल हक के साथ किया, यूनुस खान के साथ काम किया। किसके साथ काम करना आसान था और किसके साथ काम करना बहुत मुश्किल था? ये भी कहा जाता है कि मिसबाहुल हक सिलेक्शन कमेटी के अंदर कुछ बात करते थे, बाहर जाके कोई और बात कर लेते थे। मेरे लिए तो सब अच्छे थे, सबों ने मेरे साथ ताउन किया। एक किसी से अगर किसी इशू पे डिस्प्यूट हो रहा है, इससे मतलब थोड़ी कि आपसे कोई नाराज़गी हुई हो, तो ऐसा ऐसा नहीं रहा। हाँ, उनको थोड़ा बहुत गिला शिकवा ज़रूर उनको रहा होगा। मसलन मिसबा को ये गिला होगा कि भाई मुझे T20 से हटा दिया। अब वो अपना, उसका अपना एक डिसीजन है, मेरा नज़दीक नेशनल डिसीजन था वो, मुझे इसको देखना था। मैं अपने नज़दीक सही था, वो अपने नज़दीक सही होगा। और ये भी आपको बता दूं कि मैंने कभी तनख्वाह पे काम नहीं किया, हमेशा वॉलंटियरली काम किया है, याद अच्छा, रखिए आप। आपने कभी बिल्कुल तनख्वाह नहीं ली? नहीं। मैं सेलेक्ट जितना बोर्ड में, सिवाय वो पीरियड जो 9 to 5 का 6 महीने का आपने कराची में जो अकेडमी मेरे हवाले की थी विकटे विकटे बनाने के लिए, वो मैंने 9 to 5 वो मुझे आपने जॉब दी थी 6 महीने। वो 6 महीने की तनख्वाह शायद वो आपने दी हो, तो मैंने ली हो तो वो ली हो। मगर जितना अरसा बाकी, जितना सिलेक्शन कमेटी एज ए मेंबर, सिलेक्शन कमेटी एज चेयरमैन, डोमेस्टिक क्रिकेट के चेयरमैन की हैसियत से मैंने कभी कोई तनख्वाह चार्ज नहीं की। पाकिस्तान टीम के साथ क्या समझते हैं, मुल्की कोच होना चाहिए, गैर मुल्की कोच होना चाहिए, और क्यों? मेरा ये मानना ये है कि गैर मुल्की कोच आप क्यों रखते हैं, पहले तो समझाने की कोशिश करें मुझे। वो इसलिए रखते हैं कि वो प्रोफेशनल होता है, तो वो हर चीज़ को प्रोफेशनली डील करता है, ठीक है। तो हम कब तक फ़ॉरेन एड पर या फ़ॉरेन उसके ऊपर काम करते रहेंगे? हम इतने साल से ये यूनुस खान और ये जितने भी लोग हैं, क्यों नहीं हम उनको उनके साथ लगाते हैं और उनको लगा के वो अभी ट्रेन अपने लिए तैयार करें। हम वो तो काम करते ही नहीं है। हम करते क्या, उसको इंडिपेंडेंट दे देते हैं और जान छुड़ा के बैठ जाते हैं कि वो अच्छा करे, काला करे, पीला करे, नीला करे, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप चीफ सेलेक्टर थे, नजम सेठी जब आए तो आपने रिज़ाइन क्यों दे दिया? शेट्टी साहब आ गए तो उस वक्त ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी हुई भी थी ना, ये T20 की और इसकी और उसकी, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट खराब हो एक गया मैच था। था। तो मैंने कहा यार इससे पहले कि ये फिर कोई पंचायत शुरू होगी, आए हुए हैं, मैं इनको, और ये हकीकत बात है कि मैं उनको नहीं जानता था। सेठी साहब से मेरा कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था, ना मैं उनसे मिला था, ना मुझे पता था कि वो क्या है क्या नहीं। टीवी पे एक प्रोग्राम देखता था चिड़िया वाला, जो वो कभी कभी वो बड़ा एंजॉय करते थे हम लोग। तो मैंने सुभान से बात की, मैंने कहा सुभान यार अब ऐसा हो गया कि चेंज हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये नए, इनको पूरा मौका मिलना चाहिए, ये अपनी टीम बनाएंगे, जाहिर सी बात है। तुम पूछ लो कि यार अगर वो कहते हैं तो फिर मैं चला जाता हूँ। उसने मुझे पैगाम दिया कि मैंने बात कर ली है, आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उनको रिजाइन बना के दिया। मैंने कहा यार मैं जाते हुए मिल लेता हूँ, या उसने मुझे कहा कि आप जाते हुए मिल लीजिए, मिलते हुए चले जाइए। मैंने कहा चलो। मैंने असद को, ये अज़हर और एहतिशाम के बारे में कहा कि ये लोग रहेंगे, मैं तो जा रहा हूँ। हो सकता है ये इनको बाद में रखना चाहे, नहीं रखना चाहे, तो भाई इनका ख्याल रखना। ये नहीं कि मैं भाग गया हूँ ऐसे। ये करके और मैं सुभान के साथ पूछा तो उन्होंने कहा बुला रहे हैं, मैं अंदर चले गए। सेठी साहब बैठे हुए थे, अभी उन्होंने बात ही शुरू की होगी, ये एक या दो बातें हुई होंगी। मैं सुना आप जाना चाहते हैं, ये है वो है। इतनी देर में कोई टेलीफोन आया, वो बिजी हो गए, तो इसने मुझे इशारा किया कि आ जाएं, फिर चलते हैं बाहर। मैं घर आ गया। घर आया दूसरे दिन अखबार में वो संडे का दिन था, सुबह सुबह 9 बजे लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए, आपने रिज़ाइन कर दिया। मैंने कहा हाँ यार, सेठी साहब आ गए हैं तो अब ज़ाहिर है वो अपना टीम बनाएंगे। इसमें मेरी कोई इंटेंशन बुरी नहीं थी कि मैं खुदा ना खाता उनको, उन्होंने बाद में उन्होंने गिला भी किया। मैंने उनसे अपोलोजाइज़ किया, मैंने कहा सर मेरी सोच ये नहीं थी कि आपको खुदा ना खाता मैं अकेला लेट डाउन करके चला जाऊँ, क्योंकि उन्होंने शिकवा किया कि मैं फिर वाइस चीफ सेलेक्टर के था और टीवी पे इंटरव्यू भी दिया कि वो छोड़ के चले गए और ये। अरे मैंने कहा बाबा
आप उसको गलत अंदाज से देख रहे हैं। मैंने आपको शायद वो पॉलिटिक्स चल रही थी, उसकी अंदाज में आपने देखा कि शायद ये पॉलिटिक्स है। हम ये काम नहीं करते, ना मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, ना मुझे। मैं तो अपना सीधा-सीधा एक बात समझ में मेरी आई, वो मैंने कर दी। आपका जो सीईओ था, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि मैं छोड़ के चला जाऊँ। अच्छा, लास्ट मुझे ये बता दें, पाकिस्तान टीम का कंपोजिशन ऑलमोस्ट आपके सामने है। एशिया कप, वर्ल्ड कप रवां साल है, बैक टू बैक ये इवेंट्स हैं, आप इंडिया में भी खेल चुके हैं बहुत ज़्यादा। क्या समझते हैं, पाकिस्तान टीम एशिया कप जीतने की सलाहियत रखती है? और फिर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को आप कहाँ देखते हैं? फाइनल जीतता हुआ देखते हैं या टॉप 4 में देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान टीम में इस वक्त जो अल्लाह ने करम किया है, मैं इसलिए बात करूँगा कि स्टार रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते हैं। एक स्टार पैदा हुआ है जिसको लोग इंस्पायर करते हैं, फॉलो करते हैं, वो है बाबर आजम। तो पूरी टीम उसके गिर्द घूम रही है। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, कुछ कमज़ोर भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बहुत तेज़ भी हैं। तो वो सब के सब इंस्पिरेशन ले रहे हैं उससे, और उसके ऊपर ज़िम्मेदारी भी है। वो माशाल्लाह बड़े एहसन तरीके से वो निभा रहा है। हार जीत पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है। वो कोई पैदाइशी कप्तान तो है नहीं कि मैं कहूँ कि जी वो उसकी भी हेल्प प्लेट लगी हुई है। सीख रहा है, गलतियाँ करेगा, सीखेगा, गलतियाँ करेगा, सीखेगा। एटीट्यूड, यस, एटीट्यूड को ठीक करना चाहिए, उसको हम्बल रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, बात करने में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैंने बात को कैसे बयान करनी है। तो वो आ जाएगा वक्त के साथ साथ। वी शुड सपोर्ट देम, और फुली सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त एनालिसिस ये नहीं करने हैं कि कौन सही कौन गलत है। कम्बिनेशन अच्छा बनाए टीम का। टेस्ट मैच जो अभी 2 होने हैं, मैं एशिया कप और वनडे उसकी बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप की बात। वर्ल्ड पाकिस्तान टीम जीत सकती है एशिया कप? मेरा ख्याल है कि हमारी कैपेसिटी तो है जीतने की, ऐसा नहीं है कि नहीं जीत सकती। उस दिन आपने जो फैसले करने हैं वो आप करेक्ट करेंगे, और खिलाड़ी क्लिक कर गया तो और अल्लाह वर्ल्ड कप? का। और वर्ल्ड कप में भी यही पोजीशन होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन सकता पाकिस्तान है? वर्ल्ड चैंपियन की बात नहीं, पाकिस्तान कैन डू बेटर इन वर्ल्ड कप। चैंपियन बनना तो बहुत आगे की बात है ना, पहले तो आप क्वालिफाई करना है, तो 4 में आना है। पहले 4 की बात करें, इंशाल्लाह पहले 4 में अगर टीम आ गई तो फिर तो कंपटीशन में आप आगे तक जाएंगे। चलिए, इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत सारी बातें आप छुपा गए, कुछ बातें आप हल्की सी बता गए। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम में एक नया मेहमान होगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।